राइट नहीं आज। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हो? ठीक है। काफी दिन बाद आए हैं, किया है कुछ काम? किया या नहीं किया? क्या करवा रहे थे हम पहले? सिलेंडर कर लिया था हमने। आज हम सिलेंडर किए, फिर सिलेंडर के बाद आपने पहले सिलेंडर किया, उसके बाद भी किया होगा कुछ, बताएगा कुछ? राइट सर्कुलर सिलेंडर किया। सिलेंडर के बाद क्या किया? राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज का टॉपिक हमारा है ये है एनवेलोपिंग दिखाई दे रहा है ना? यस सर। एनवेलोपिंग सिलेंडर। ये एनवेलोपिंग सिलेंडर क्या होता है, ठीक है ना? इसको समझना है हमने, तो इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले। एनवेलोपिंग सिलेंडर is the locus of the tangents, locus of the tangents किसके ऊपर? to the sphere, to the sphere which is parallel to a given line, which is parallel to a given line। क्या बनाएगी वो? इज ए सिलेंडर होगा, वो एक सिलेंडर होगा, और इसी सिलेंडर को हम बोलेंगे इज कॉल्ड एनवेलोपिंग सिलेंडर। देखो बड़ी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन लगती हो, मगर डिफिकल्ट कुछ नहीं है, समझना है, ठीक है ना? अगर हम रट्टा लगा के काम करेंगे तो वो 1-2 दिन या 5 दिन या 10 दिन रह सकता है आपके दिमाग में, उसके बाद आप क्या कर दोगे? भूल जाओगे, डिलीट हो जाएगी वो सारी चीजें आपके दिमाग से। मगर हमने समझना है, सिलेंडर चैप्टर चला हुआ है हमारा, कोई ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। सिलेंडर पढ़ा सबसे पहले। सिलेंडर में हमने क्या क्या वहां पढ़ा था कि भाई एक फिक्स्ड लाइन होती थी, वो फिक्स्ड लाइन को क्या बोलता था? हमें उस साइड सिलेंडर क्या बोलते थे? एक्सिस बोलते थे। क्या बोलते थे? एक्सिस बोलते थे। और एक और होती थी लाइन, जनरेटिंग लाइन। दूसरी लाइन का नाम क्या होता था? जनरेटिंग लाइन, जो उस फिक्स्ड लाइन के क्या होती थी? पैरेलल होती थी। उसके क्या होती थी? पैरेलल होती थी। यस, आ जाओ, आ जाए। वो फिक्स्ड लाइन के क्या होते हैं? आ जाए क्या होते हैं? आ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाए। बस आवाज नहीं, मैंने साइलेंट कर दो बेटा इसको। मैंने क्या बोला? सिलेंडर क्या होता था? सिलेंडर क्या होता था कि भाई आपके पास एक क्या होता था? फिक्स्ड लाइन होती थी, एक दूसरी लाइन और होती थी जो उसके अराउंड किसी पाथ के अकॉर्डिंग घूमती थी, और वो पाथ कौन सा होता था? गाइडिंग कर्व बोलते थे उस पाथ को। और वो जो लाइन घूमती थी उसको क्या बोलते थे? उस गाइडिंग लाइन के हिसाब से घूमती थी उसको क्या बोलते थे? कौन सी लाइन बोलते थे? जनरेटिंग लाइन बोलते थे। आई बात समझ में नहीं? तो उसे हमने क्या कहा था? सिलेंडर कहा था। फिर बात आई थी हमारी किसके ऊपर बेटा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। दूसरी क्या आई थी बेटा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता था? जब कोई जनरेटिंग लाइन किसी फिक्स लाइन के क्या अराउंड घूमे, मगर किस गाइडिंग कर्व के हिसाब से? एक सर्कुलर गाइडिंग कर्व के हिसाब से घूमे, और 90 डिग्री हो बेस के साथ। वो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो उसको हम क्या बोलते थे? राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते थे। ये बात यहां तक आपको क्लियर में आ गई होगी सभी बच्चों को। आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? एनवेलोपिंग सिलेंडर है। एनवेलोपिंग सिलेंडर है। एनवेलोपिंग सिलेंडर क्या होता है बेटा? कि भाई ये
किसके द्वारा बनाया हुआ होता है? ये वो रास्ता है, लोकस का मतलब रास्ता, वो रास्ता है, किनका रास्ता? ये टेंजेंट होगा। कौन से टेंजेंट होगा? जो किसके ऊपर है? हाँ, ये नया वर्ड सुन रहे हो, स्फीयर। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट किसके ऊपर है? स्फीयर के ऊपर है। उन्होंने एक रास्ता बनाया, उन्होंने क्या बनाया? एक रास्ता बनाया। और जो वो पैरेलल है, जो ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट किसके ऊपर ड्रा कर रखे हैं? ये टेंजेंट स्फीयर के ऊपर ड्रा कर रखे हैं। और ये जो टेंजेंट है, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? किसी गिवन लाइन के पैरेलल है, किसी गिवन लाइन के पैरेलल है। देखो बच्चों, मेन चीज क्या है कि चीजों को हमने समझना है। रट्टे लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एनवलोपिंग सिलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ता ये बिल्कुल भी। रट्टा लगाते हैं और फिर वो रट्टा काम नहीं करता। आपको पता ही है, बताया ही मैंने। तो हमने सीखना है सबसे पहले। अब ये देखिए, मैंने कहा जी बच्चों, ये क्या है? स्फीयर है। वेरी गुड। ये दे दी मैंने क्या? एक गिवन लाइन, ये स्फीयर और एक अंडरलाइन जो चीज की है, दोनों की दोनों ड्रा कर ली क्या नहीं कर ली? अरे कर ली। आप मेरी ये बात सीख गए तो आपने एनवलोपिंग सिलेंडर समझ लिया। ये एक गिवन लाइन है और ये क्या है? एक स्फीयर है। ओके, यह बॉल होती है, सपोज करनी है। तो 3 डायमेंशन को बोर्ड पर दिखाना बड़ा मुश्किल है। आप एक बॉल ले सकते हो, किसी के पास कोई गोल चीज हो तो मेरे को बता दे। अगर हो भी हो, किसी के पास बॉल लेके आते हो, बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल लेते हो पीछे। चलिए, नहीं है किसी के पास, कोई बात नहीं। आपने बॉल सपोज कर लेनी है और एक ये क्या है? नहीं, अभी बता देता, किसी के पास होता ना। ये क्या? एक लाइन है। अरे लाइन का रोल लेकर भी ना, लाइन बेसिक से ये सिलेंडर भी लगता हो आपको, क्योंकि इसकी विड्थ होगी ना। अब विड्थ बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। एक तरह क्या बन जाएगी बेटे? लाइन बन जाएगी। ये एक बॉल है और एक ये गिवन लाइन है। और जो टेंजेंट है इसके ऊपर ड्रा करने हमने, वो कैसे टेंजेंट ड्रा करने? हाँ, इसके पैरेलल करने। ऐसे नहीं है भाई मैंने टेंजेंट ऐसे ड्रा कर, देखो ये टेंजेंट बना रहा है, ये कर रहा है, ये मैं ऐसे ड्रा करूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो गया। क्लियर है? ये बॉल है, ये सर्कल तो है नहीं। अगर सर्कल होता तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट पैरेलल होते इसके। कौन कौन सा? एक तो ये, अरे ये सिर्फ 2 ही होते अगर ये सर्कल होता। अब ये बॉल है, कितने टेंजेंट? ये बॉल है, जैसे ये जो मैंने अटैच किया इसके साथ, ये बॉल है, ये यहां अटैच कर दिया मैंने, कर दिया। ये इस उंगली के साथ अटैच हो रहा है, ये टेंजेंट है। और यहां भी, यहां एक दूसरी लाइन सपोज करना, जो कौन सी लाइन बोली मैंने? गिवन लाइन है। और ये देखो इसके पैरेलल है कि नहीं है? फिर मैंने इसको सरका दिया ऐसे, ये भी है कि नहीं है उसके पैरेलल? ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? यानी कि इसके चारों तरफ घूम जाएगा। घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा? और ये सर्कल होगा तो कितने पर घूमेगा? कितने? सिर्फ 2 ही पॉइंट पर क्या हो गए? टेंजेंट पैरेलल होगा इस गिवन लाइन के। और इस पर कितने पर हो रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट ऊपर। आई बात समझे कि नहीं है? अरे क्लियर है? चलो भाई, जब ये बॉल है, मान लिया मेरे पास भी बहुत सारी क्या हो गई? लाइनें हो गई जो इसके पैरेलल है गिवन लाइन के। मैंने कई मार्कर लगा दिए इसके साथ, ये ऐसे घुमा दिया, तो ये जो गिवन लाइन है क्या बनाएगी? सिलेंडर बनाएगी कि नहीं? और ये सिलेंडर किसको लिए हुआ होगा अपने अंदर? स्फीयर। उसी को क्या बोलते हैं? एनवलोप कर रखा उसने। आई बात में नहीं? अपने अंदर समाहित कर रखा। किसको समाहित कर रखा? स्फीयर को। इसी को क्या बोला गया? एनवलोप। समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बच्चों, ये टेंजेंट हो गया।
ये सारे क्या है, क्या देख रहे हो, टेंजेंट। ये मैंने रोटेट क्यों किया, ये मतलब इसके पीछे ऐसे चला गया, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमें तो एक साइड से दिखाई देगा ना, ये ऐसे घूम रहा है, लाइन ऐसे घूम रही है उसके, अब लाइन ये है, ये ओके। और आपको अब ये देखना कि भाई ये क्या बनाया हुआ है इसने एक मैन्युफैक्चरिंग कर ली, किसकी कर ली, सिलेंडर की कर ली, और जिस सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग की उस सिलेंडर को क्या नाम दे दिया, एनवेलोपिंग सिलेंडर का नाम दे दिया। क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे। अब इसके ऊपर देखिए थ्योरम हम आपको करवाएंगे। मैंने लिखा थ्योरम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग सिलेंडर किसका, ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का, क्योंकि एनवेलोपिंग अंदर के अंदर तो कोई ना कोई स्फीयर तो मिलेगा, किसी ना किसी को तो लेके रखेगा, तभी तो उसका एनवेलोपिंग नाम आया। तो बच्चों ये स्फीयर है जिसको एक सिलेंडर अपने अंदर रखेगा, तो उस सिलेंडर का नाम रखना है, उस सिलेंडर का नाम एनवेलोपिंग सिलेंडर होगा। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग सिलेंडर, किसका एनवेलोपिंग सिलेंडर, इस स्फीयर का, which whose जनरेटर, जिसका जनरेटर क्या होगा, ये जनरेटर का काम भी तो करेगा, ये क्या हो गया एक तरह से, ये टेंजेंट है, इसी ने तो बनाया ये स्फीयर, तो जनरेटर भी कौन हो गया, ये हो गया ना, whose जनरेटर इज पैरेलल टू गिवन लाइन, और गिवन लाइन का नाम मैंने लिख दिया ये ही। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई, बेटा हाँ जेड, बोलिए क्लियर है या नहीं है, यही दोनों बातें ली, ये गिवन स्फीयर ले लिया और ये गिवन लाइन ले ली, आपने इस गिवन स्फीयर और गिवन लाइन से जनरेट होने वाले एनवेलोपिंग सिलेंडर की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। क्लियर हो गया बेटा, चलो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालता हूं, ये प्रॉब्लम थी हमारी, सॉल्यूशन कैसे निकालते, ये गिवन लाइन पता है बेटा, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट मान लो, क्या नाम रख लूं इसका, x1 y1 z1 रख लो, किसके ऊपर, जो इस स्फीयर के क्या है, टेंजेंट है, जो इस स्फीयर के क्या है, टेंजेंट है, मैंने उस पर क्या नाम ले दिया, जो इस स्फीयर के टेंजेंट है उस पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया बेटा, x1 y1 z1। अच्छा ये बताओ, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे क्या वो एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे या अलग अलग को करेंगे, क्या एक ही कर्व को फॉलो करेंगे वो, समझ में आया ना, एक ही कर्व को फॉलो करेंगे ना, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये पॉइंट भी ऐसे घूमेगा सर्कुलर में, और ये पॉइंट भी क्या होगा सर्कुलर में, और ये पॉइंट भी क्या होगा सर्कुलर पाथ ही करेगा, क्योंकि स्फीयर को क्लोज करना है, एनक्लेव वो करना है, एनवेलोपिंग करना है। क्लियर है, तो सारों में क्या रहेगी, सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी। मैंने इसको कोई एक पॉइंट मान लिया, तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन कोई बच्चा बताए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अरे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसकी जो डी आर्स होंगी वो इसकी भी डी आर्स होंगी कि नहीं होगी, और एक पॉइंट पता है, तो दिक्कत क्या है, क्या होगी बोलो इसकी इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m, z माइनस z1 अपॉन में n इज इक्वल टू r। बोलो समझ में आया या नहीं आया, इसकी हेल्प से मैंने इसकी इक्वेशन निकाली टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो दोनों की डी आर्स क्या होगी, सेम ही होगी, एक तरह से प्रोपोर्शनल होगी, या ये बात बोल दीजिए डायरेक्शन कोसाइन तो सेम होती है। क्लियर हुआ, तो इस टेंजेंट के ऊपर कोई भी एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट कैसा दिखाई देगा, वो किससे, यहां से एल आर प्लस x1, एम आर प्लस y1, एन आर प्लस में z1, समझे या नहीं समझे, इस पॉइंट पर जितने भी
इस टेंजेंट पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उनकी शेप ऐसी होगी या नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। अब ये किसी ना किसी पॉइंट के लिए एक पॉइंट को तो टच कर रहा है इसके, अरे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन कौन होगा बोलो, सोल्व 1 एंड 2, सोल्व 1 एंड 2, 1 और 2 को 1 और 3, सोल्व 1 एंड 3 को सोल्व करोगे क्या कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, कौन सा पॉइंट मिलेगा बेटे, यही टचिंग पॉइंट वाला मिलेगा कि नहीं। दो लाइनों को आप सोल्व करते हो तो कौन सा पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मिलता होगा, यस सर। अरे मिलता है कि नहीं मिलता, दो कर्वों को अगर आप सोल्व करोगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मिलता होगा, तो ये भी तो वही बात है, एक कर्व ये है और दूसरी कर्व ये है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा, इनका कॉमन पॉइंट होगा। इन दोनों का कॉमन पॉइंट कितने कॉमन पॉइंट है, कितने पर टच कर रहा है ये दोनों एक दूसरे को, अरे ये लाइन सिंपल एक लाइन होती है, एक पे ही कर रही है, तो क्लियर हो गया। चलिए सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो क्या होगा, देखिए एल आर प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस एल आर एम आर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस एन आर प्लस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। इनको बेटा मैंने सोल्व कर लिया। अब देखना एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का एक बना दिया। अब मैंने 2 कॉमन निकाल लिया और एल x1 प्लस में एम y1 प्लस में एन z1 आर बन गया, ठीक है, x1 स्क्वायर y1 और ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये नंबर 4 बन गई। समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ। आ गया सर। आगे बेटे, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर में है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, दो रूट। और दोनों रूट कैसे होंगे, दोनों रूट कैसे होंगे, तीन सिचुएशन दी मैंने आपके सामने। ये लाइन इसको कितने पॉइंट पर काट रही, कोई भी लाइन है किसी को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर काटेगी, इसका मतलब उसके कितने रूट होंगे, इनके दोनों के मैक्सिमम 2 ही होंगे। यहाँ कितने पर काट रही, यहाँ 2 पर काट रही, यहाँ 1 पर काट रही, यहाँ 0 1 पे भी काट रही, यानी कि इमेजिनरी। आई बात समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सभी ने पढ़ी है, 9th 10th से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। अब आपको यहां से देखिए ये एक ही पॉइंट पर काट रही है, इसका मतलब दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यस सर। अरे होंगे कि नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट को काट रही है, इसका मतलब दोनों रूट इक्वल भी हैं, अनइक्वल भी हैं और रियल भी हैं, और यहां पर दोनों रूट इमेजिनरी हैं। नहीं, क्लियर हुई बात, हो गई। अब यहां पर देखिए सिचुएशन, अब ये लाइन इसको कितने पर काट रही है, 1 पर काट रही, तो इन दोनों को सोल्व करूंगा कितने रूट आएंगे, दोनों को सोल्व करने पर 2 रूट आएंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होंगे तो क्या करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल कब होते हैं, जब उनका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b रहा ये, इसका स्क्वायर करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इंप्लाइज 4lx1 प्लस में my1 प्लस में nz1 का होल स्क्वायर माइनस में 4a गुण है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, और c गुण है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस में z1 स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये पॉइंट बोलो, अरे हो गया। 4 को आप कैंसिल भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यस सर, ठीक है। बस अब पाथ निकालना है, रास्ता कैसे निकालते हैं बोलो फिर, कौन सा, आपने ये पॉइंट माना था ना, ये पॉइंट कैसे फॉलो हो रहा है, एक रूल के अकॉर्डिंग इसने क्या बना लिया, एक गाइडिंग कर्व बना लिया, क्या बना लिया इसने, इस पॉइंट ने गाइडिंग कर्व बना लिया। अब ये लाइन है और गाइडिंग कर्व भी मिल गया P से, समझ में आ गया ना, इस पॉइंट
पॉइंट पी नाम रख सकते हो इसका। इसने बता दिया कि ऐसे चलना है, इसने रास्ता दे दिया और ये लाइन है, जनरेटिंग लाइन होगी, तो क्या बन गया आपका सिलेंडर बन गया। क्या बन गया? अब क्या काम करूंगा, तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो लोकस निकालूंगा ना इसका लोकस निकालूंगा। तो आपने क्या करना, एलिमिनेट कर देना है, यानी x1 को x में चेंज कर दो, y1 को y में कर दो और z1 को z में कर दो। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, lx1 lx प्लस my प्लस में nz का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट इज द equation of the cylinder which is called the enveloping cylinder. This is called the enveloping cylinder. समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। अब देखिए एक्सरसाइज पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलोपिंग, एक ही टाइप के क्वेश्चन है बेटा और एग्जाम में 100% है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है और वही पूछा जाएगा आपको। एनवेलोपिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर का नाम है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड हैविंग इट्स जनरेटर, इसका जो जनरेटर है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x अपॉन 1 y अपॉन 2 एंड z अपॉन 3। बहुत बार आया होगा ये क्वेश्चन, आप एग्जांपल भी दे सकते हो, ये एक्सरसाइज का लिख दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, वही सेम बात है। इसको क्या मानना है, नंबर 1, और इसको क्या मानना है, नंबर 2। अब सॉल्यूशन देखते हैं ना, क्या निकालूंगा अब मैं इसके हिसाब से। चलो ये क्या दे रखा आपको, नंबर 2, ये क्या दे रखा आपको, नंबर 1। तो आप नंबर 3 ले लो। नंबर 3 कौन होगा, लेट P बी द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी, लेट P का x1 y1 z1 बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द स्फीयर। समझ में आ गया? तो क्या काम करूंगा, बोलिए, आप बोलो क्या करूंगा भाई, इक्वेशन ऑफ क्या निकालूंगा, जनरेटर निकालूंगा, या कह दीजिए क्या निकालूंगा, टेंजेंट निकालूंगा। एक ही बात होगी ना, टेंजेंट और जनरेटर एक ही है इस टाइम। क्लियर? तो क्या हुआ, x माइनस x1 अपॉन 1 y माइनस y1 अपॉन 2 z माइनस z1 अपॉन 3 इज इक्वल टू r। ये नंबर 3 बन गया। ठीक है, तो एनी पॉइंट ऑन जनरेटर की शेप होगा, या एनी पॉइंट ऑन जनरेटर कहते हैं, या एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट कह दीजिए, एक ही बात है ना। तो किस पॉइंट को होगा भाई, बोलिए वो, r प्लस x1 2r प्लस y1 3r प्लस z1, इसी टाइप को होगा, नहीं आपको होगा। ठीक है, चलिए अब मैं सोल्व करूंगा, किस किस को सोल्व करूंगा, 1 एंड 3 को करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो स्फीयर और टेंजेंट का ही है। जो ये रहा, ये पॉइंट मिलेगा, कितने पॉइंट पर टच करेगा, इसको एक पॉइंट पर टच करेगा, तो ये पॉइंट मैं इसमें पुट कर देता हूं स्फीयर में। क्या हो गया, 2r प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 3r प्लस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आप देखिए, मैं r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, तो r स्क्वायर में ये 1 हो गया भाई बच्चों, 1
प्लस 4 प्लस 9 आर स्क्वायर। ओके, अब 2x1 प्लस y1 प्लस z1 आर हो गया, प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। समझे या नहीं समझे? इसको मैं 30 लिख दूं, 40 लिख दूं, इसको मैं 40 लिख देता हूं, एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा। क्या बेटा? अच्छा, यहां पर फिर 2 हो जाएगा और यहां हो जाएगा फिर 3। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? अब ये आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई या नहीं आई? और ये कितने पॉइंटों पर टकरा रही है? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? एक सिंगल पॉइंट आया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो 2 रूट देगा, तो ये 2 रूट एक रूट कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब वो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इनका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर हो गया ये माइनस में 4a इंटू सी इक्वल टू 0। 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, इसको खोल भी लो, इसको आप एक्सप्रेस भी कर लो, क्या होगा बेटी? ए लो, 4 कैंसिल कर देता हूं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाइए, x1 का स्क्वायर प्लस 4y1 का स्क्वायर प्लस में 9z1 का स्क्वायर प्लस में 4x1 y1 प्लस में 12y1 z1 प्लस में 6x1 z1। क्लियर हो गया? माइनस में ये मल्टीप्लाई होगा 14x1 स्क्वायर माइनस में 14y1 स्क्वायर माइनस में 14 z1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 350। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, दैट इंप्लाइज माइनस में 30x1 स्क्वायर 4 माइनस में 10y1 स्क्वायर 9 है तो माइनस में 5z1 स्क्वायर। अब यहां पर आ जाए प्लस 4x1 y1 प्लस 12y1 z1 प्लस 6x1 z1 माइनस 350 इक्वल टू 0। अब लोकस निकालना है, रिप्लेस कर दे x1 को किसके साथ? x के साथ, y1 को किसके साथ और z1 को किसके साथ? z के साथ। तो यहां से देखिए और माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो ताकि ये टर्म क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो क्या हो गया? 13x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर, ये z1 था, माइनस में 4xy प्लस 12yz माइनस हो गया, ओके, माइनस 6xz प्लस 350 इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने क्या आ गया? एनवेलोपिंग सिलेंडर का इक्वेशन आपके सामने है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चेंजेज हमारी कहीं गलती हो सकती है, माइनस की गलती होगी कहीं ना कहीं। ऊपर माइनस 350 है, नीचे प्लस। पहले माइनस था फिर प्लस हो गया फिर माइनस हो गया। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी वो नहीं है, वो आपको लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? तो समझ में आया? आज की कहानी समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, आसान था, टॉपिक कंफर्म है, एक क्वेश्चन आएगा सिलेंडर, इससे एक क्वेश्चन तो आना नहीं है, एनवेलोपिंग से भी आ सकता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर से भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से तैयार करिए। तो आज आपका सिलेंडर का पूरा टॉपिक क्या हो गया? फिनिश हो गया, और आपके 2 सेक्शन भी कंप्लीट हो गए, पूरे फिनिश हो गए। क्लियर है? तो नेक्स्ट डे हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपकी 4th यूनिट है ना, 4th यूनिट सिर्फ एक, उसमें 2 एक्सरसाइज हैं और कुछ नहीं है, वो 2 एक्सरसाइज करके चले गए आप, तो आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट है, पूरा सेक्शन। सिर्फ मैंने 2 लेक्चर लेने उसके ऊपर, 2 लेक्चर में आपका 4th सेक्शन कंप्लीट है। टाइम जो लगना है किस पे लगेगा? सिर्फ 3rd सेक्शन पे लगेगा। उसमें आपके 4 लेक्चर लगे, 5 लगे या 6 लगे, मगर लास्ट वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इससे भी इजी लगेगा अब तक के जो काम करवाए हैं। ठीक है,
घबराने की कोई बात नहीं है, सिलेबस आपका टाइमली करवाएंगे, ठीक है। बस मेन है थोड़ा, थर्ड हो गया तो समझ ले सब कुछ हो गया, फोर्थ भी उसी टाइम हो जाएगा, सिर्फ 2 लेक्चरों में कर दूंगा फोर्थ को, सिर्फ 2 लेक्चरों में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से तैयार करिए भाई, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, कल फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। ओके बाय।